नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हमारे न्यू वीडियो पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे पाल वंश पर। आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा और हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जहन में आता है, मन में आता है कि पाल कौन थे। तो उसी से रिलेटेड आज हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से या किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस या वन डे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला है, पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी। तो जो पाल साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। किसने की थी? गोपाल ने। कितने में की थी? 750 ईस्वी में। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईसा पूर्व में की थी। दूसरी टॉपिक है, पाल वंश का शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। जो पाल वंश है उसका शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। जो पाल थे उनकी भाषा क्या क्या थी? तो भाषा थी संस्कृत थी, प्राकृत थी और पाली थी। यानी जो पाल लोग थे वो 3 भाषाएं बोलते थे। संस्कृत का भी प्रयोग करते थे, प्राकृत का प्रयोग करते थे और पाली का भी प्रयोग करते थे। पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक। इसे सम्राटों के नाम के साथ जोड़ा गया जिससे साम्राज्य का नाम पाल हो गया। जो पाल शब्द है इसका संस्कृत, ये जो पाल शब्द है संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या है? रक्षक। पाल शब्द का अर्थ क्या है? रक्षक। और जब इसको सम्राटों के नाम से जोड़ दिया गया तो साम्राज्य का नाम ही क्या पड़ गया? पाल। क्या पड़ गया? पाल। पाल महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। जो पाल लोग थे, जो पाल वंश के लोग थे, वो महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। क्या थे? कट्टर समर्थक थे। और अब हम आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उनके शासनकाल में विभिन्न महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर और किले बनवाए गए। तो अभी हमें पता चला है कि जो पाल थे वो महायान के कट्टर समर्थक थे। तो जरूर ये लोग अपने धर्म का प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या किया? महाविहार बनवाए, स्तूप बनवाए, चैत्य बनवाया और क्या किए? मंदिर बनवाए और किले भी बनवाए। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो जो पाल वंश के संस्थापक थे उनका क्या नाम था? गोपाल। गोपाल। इनका जो कार्यकाल था, यानी कि ये कब से कब तक शासन किए, ये था 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक। 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक इनका जो पहले शासक थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम गोपाल था। और इनका शासन कितना था? 750 से 770 ईस्वी तक। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो राज्य के पहले सम्राट थे। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, जो राज्य के पहले सम्राट थे। उन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकत्रित किया और यहाँ तक कि मगध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। गोपाल एक दूरदृष्टि राजा थे और एक कुशल सैनिक भी थे। तो जिससे उन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने क्या किया? बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया। यहाँ तक कि मगध जो बिहार है उसको भी इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। बिहार के उदंतपुरी में मठ की स्थापना गोपाल ने की थी। बिहार के उदंतपुरी में मठ की स्थापना, बिहार में उदंतपुरी में मठ की स्थापना कौन किया था? गोपाल ने किया था। धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध बनाया गया। तो जब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो गोपाल को बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट बनाया गया।
धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट बनाया गया। धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट बनाया गया। उनके शासनकाल में कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष द्वारा चिन्हित किया गया। गोपाल के शासनकाल में कन्नौज की स्थिति उस समय ये थी कि कन्नौज के लिए सभी लोग आपस में लड़ते थे, क्योंकि कन्नौज सबके लिए इम्पोर्टेंट सिटी बन गया था जो हर एक रिसोर्सेज से भरा हुआ था। तो इसीलिए राष्ट्रकूटों ने भी और प्रतिहारों ने भी और पालों ने भी, तीनों ने मिलकर कन्नौज को अपने, तीनों की एक अभिलाषा थी कि हम लोग कन्नौज को अपने कब्जे में कर लें, लेकिन जिसके कारण तीनों ने आपस में बहुत से युद्ध लड़े। और जो दूसरे सबसे अच्छे कह सकते हैं राजा थे वो धर्मपाल थे। इनका जो शासनकाल था 770 ईस्वी से 810 ईसा तक था। लगभग 770 ईसा में धर्मपाल गोपाल के बाद शासक बना। 770 ईस्वी में धर्मपाल गोपाल के बाद शासक बना। धर्मपाल साम्राज्य का दूसरा शासक था, वे गोपाल के पुत्र थे। धर्मपाल साम्राज्य का दूसरा शासक था, वे गोपाल के पुत्र थे। उसने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। जो धर्मपाल थे एक दूरदृष्टि प्लस बहादुर राजा थे। इन्होंने कन्नौज के लिए प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और एक भव्य दरबार आयोजित किया। धर्मपाल ने आखिरकार राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और उसके बाद एक भव्य दरबार आयोजित किया। उन्होंने परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज सहित इस अवधि की सबसे बड़ी शाही उपाधि ली। उन्हें कौन कौन सा परम भट्टारक, परमेश्वर, महाधिराज सहित सबसे बड़ी बड़ी शाही उपाधियां ली। अब धर्मपाल के बाद जो शासक आते हैं उनका नाम है देवपाल। इनका शासनकाल 810 ईसा से 850 ईसा तक था, करीबन 40 वर्ष। देवपाल राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी धर्मपाल और रन्ना देवी के पुत्र थे। देवपाल राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी और धर्मपाल और रन्ना देवी के पुत्र थे। देवपाल ने असम, ओडिशा, कामरूप के राज्यों के सहित पूर्वी भारत में साम्राज्य में विस्तार किया। उसने मगध में मंदिर सहित कई मठों का निर्माण करवाया। जो देवपाल था वो धार्मिक व्यक्ति था और इसके धर्म के प्रति भी इसकी रुचि थी, जिसके कारण उसने मगध में मंदिरों सहित कई मठों का भी निर्माण करवाया। देवपाल ने उत्तर दक्कन और प्रायद्वीप में छापे मारे का मतलब आक्रमण किए और वहाँ से जितने भी धन अर्जित किए इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में या अपने आर्मी को मजबूत करने में, अपने लोगों को खाने पीने में लगाए, इन्वेस्ट किए। अब देवपाल के बाद आते हैं महिपाल प्रथम। 988 ईसा में महिपाल प्रथम गद्दी पर बैठा। 988 ईसा में महिपाल गद्दी पर बैठा। जब महिपाल प्रथम सत्ता में आया तो पाल साम्राज्य एक बार फिर फलने फूलने लगा और उसने बंगाल और बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया। महिपाल भी बहादुर राजा था, जिसने शासन में आने के बाद जो अधिकृत जमीनें थीं, जो ये लोग युद्ध में हार चुके थे, महिपाल ने फिर से उन्हीं हिस्सों पर आक्रमण करके उसे फिर से अपने अधिकार में ले लिया, जिसमें जो थी उसने बंगाल, बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। माना जाता है कि महिपाल प्रथम ने अपने भाइयों स्थिरपाल और वसंतपाल के साथ मिलकर वाराणसी पर विजय प्राप्त की थी। ये भी माना जाता है कि महिपाल प्रथम ने अपने भाइयों स्थिरपाल और वसंतपाल के साथ मिलकर वाराणसी में विजय प्राप्त किए थे।
अब बात करेंगे पाल शासन में किस प्रकार की राजनीति अस्तित्व में थी। पाल राजाओं परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज के रूप में संदर्भित ने ब्राह्मणों, पुजारियों और मंदिरों को भूमि अनुदान किया। ये अनुदान अस्थायी थे। पाल राजाओं ने ब्राह्मणों, पुजारियों, मंदिरों को भूमि अनुदान किया। ये अनुदान अस्थायी थे। उन्होंने बौद्ध मठों को भूमि अनुदान किया। पाल अनुदान विशेष रूप से कानून और व्यवस्था में रखरखाव और न्याय के प्रशासन से संबंधित है। भूमि अनुदान कैवर्तों को भी दिया जाता था जो किसान थे। पाल अभिलेखों भूमि चार्टर्स में राजाओं, राजपुत्रों, राणकों, राजनायकों, महासामंतों, महासामंतीधिपतियों आदि का उल्लेख है। जो पाल अभिलेख मिले हैं उनमें किसका किसका जिक्र मिला है? राजाओं के, राजपुत्रों का, राणकों का, राजनायकों का, महासामंतों, महासामंत अधिपतियों आदि का उल्लेख है। वे संभवतः सामंत थे जिन्होंने सैन्य सेनाओं के बदले भूमि दी गई थी। पाल के अधीन अधीनता का कोई प्रमाण नहीं है। जो पाल हैं, जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर पाल की अधीनता का कोई प्रमाण नहीं है। शाही अधिकारियों का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है जो बंगाल और बिहार के साम्राज्य पर शासन करते प्रतीत होते हैं। शाही अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो बंगाल और बिहार के राज्यों पर शासन करते प्रतीत होते हैं। पाल अधिकारियों के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ उपाधियां जैसे नाम तो काफी कठिन है। महाकर्तकिका, महासंघिविग्राहिका, ये जो थोड़े कठिन है प्रोनाउंसिएट करने में, लेकिन ये कुछ उपाधियां हैं जो पाल अधिकारियों के लिए उपयोग की जाती थी। पाल सत्ता कई स्थानों से संचालित होती थी। जो पाल सत्ता थी वो कई स्थानों से संचालित होती थी, जैसे पाटलिपुत्र, मुंदगिरी आदि सभी गंगा तट पर स्थित हैं। पाल के अधीन गांवों को क्रमशः ग्रामपति, 10 ग्रामिका के प्रभार के तहत 1 और 10 की इकाइयों में बांटा गया था। जो पाल के गांव थे वो 10 ग्रामिका के प्रभार के तहत 1 और 10 इकाइयों में बांटे गए थे। वे इन इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार शाही अधिकारी थे। पालों के अधीन सेवा अनुदानों से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य हमारे पास बहुत कम है। जो पाल थे उनके अधीन सेवा अनुदानों से संबंधित अभिलेख साक्ष्य हमारे पास बहुत कम है। पाल के शासनकाल में किस प्रकार की कला और वास्तुकला का विकास हुआ, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। पाल के शासन के दौरान बंगाल और बिहार के भारतीय राज्यों में कला और वास्तुकला का विकास हुआ। पाल के शासनकाल के दौरान बंगाल और बिहार के भारतीय राज्यों में कला और वास्तुकला का विकास हुआ। पाल राजवंश में कला और वास्तुकला के क्षेत्र में पाल मूर्तिकला नामक विशिष्ट कला विकसित हुई। उस समय की कला और वास्तुकला में बंगाली समाज के कई क्षेत्रीय पहलू पाए जा सकते हैं। उस समय की कला की और वास्तुकला में बंगाली समाज के कई क्षेत्रीय पहलू पाए जा सकते हैं। पाल राजवंश की कला और स्थापत्य कला में टेराकोटा मूर्तिकला और चित्रकला को महत्व दिया गया था। टेराकोटा मूर्तिकला, चित्रकला को महत्व दिया गया था। पहाड़पुर में धर्मपाल सोमपुरा महाविहार का निर्माण पाल वंश के बेहतरीन वास्तुशिल्प में से एक है।
महान मठ, जिसे सोमपुरा महावीर के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी तक एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। विक्रमशिला विहार, उदंतपुरी विहार और जगधल विहार सभी में विशाल निर्माण है, जिन्हें पाल की कला का काम माना जाता है। पाल राजवंश कला और वास्तुकला की अमूल्य कृतियां बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाल राजवंश की कला और वास्तुकला की अमूल्य कृतियां जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के संग्रहालयों में प्रदर्शित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अवधि के दौरान उत्तम नक्काशी और कांस्य की मूर्तियों फली फूली। इस अवधि के दौरान उत्तम नक्शी और कांस्य की मूर्तियां फली फूली। स्थापत्य विस्तार में उन्नत स्तर पर विभिन्न बौद्ध विहारों का उदय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। टेराकोटा से सजीले पट्टिका पाल कला की कलात्मक प्रतिभा का एक उदाहरण है। टेराकोटा से सजीले पट्टिका पाल कला की कलात्मक प्रतिभा का एक उदाहरण है। इन पट्टिकाओं का उपयोग दीवार की सतह की सजावट के रूप में किया जाता है और बंगाल के कलाकारों द्वारा एक विशिष्ट तरह के कार्य के रूप में पहचाना जाता है। और इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को यदि मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी सुंदर इतिहास के साथ। जय हिंद।